नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कड़वी कॉफ़ी के इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्णानंद मौजूद हैं और तमिल भाषी जो लोग हैं वो लगातार एक प्रतिरोध कर रहे हैं और प्रतिरोध के स्वर आप तक पहुंच भी रहे होंगे। तमिलनाडु राज्य से ये स्वर हमको सुनाई दे रहे हैं और जो वहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है। लेकिन ये पूरा जो प्रतिरोध के स्वर हैं तमिल भाषी लोगों के हिंदी के खिलाफ, उसकी शुरुआत दरअसल 15 फरवरी के आसपास होती है, जब जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि अगर आप तीन भाषी लैंग्वेज फार्मूला तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे तो हम आपके शिक्षा के बजट की कटौती कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। उसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। अलग अलग किस्म की आवाज़ें आती हैं। उसमें तमिलनाडु से स्ट्रोंगली ये बात निकल कर आई कि उनके ऊपर हिंदी थोपने की तैयारी चल रही है और हिंदी की जगह जो एजेंडा है वो थोड़ा और आगे का बतलाया गया और उसमें जो एम के स्टालिन ने भी स्टेटमेंट दी है। और इसके अलावा वहाँ पर बीजेपी के कुछ मेंबर्स ने भी बीजेपी पार्टी छोड़ी है और उन्होंने इसी नुक्ते पर छोड़ी है कि तमिल भाषा के साथ अन्याय बीजेपी कर रही है। अपूर्व सर, सबसे पहले तो जैसे मोटा मोटा आप भी हेडलाइन पढ़ रहे होंगे, मैं भी हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, तो मेरी जिज्ञासा तो यही है सबसे पहले कि तमिलनाडु जो राज्य है, राज्य तो इस भारत देश में आज के समय में 28 हैं और उन हर एक जगह से तो ऐसे स्वर नहीं आ रहे, लेकिन तमिलनाडु से ऐसे स्वर क्यों आ रहे हैं कि जो तीन भाषी फॉर्मूला है जो नई शिक्षा नीति 2020 में दिया गया है, उसके खिलाफ तमिलनाडु से ही एक हिसाब से प्रतिरोध क्यों आ रहा है? नहीं, सिर्फ तमिलनाडु से यह प्रतिरोध नहीं आ रहा है। इसको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि तमिलनाडु उसूली तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका विरोध कर रहा है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध सिर्फ तमिलनाडु नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध कर्नाटक भी कर रहा है, उसका विरोध केरल भी कर रहा है, और उसकी आलोचना पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। तो जो राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित नहीं हैं, वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि नई शिक्षा नीति जो 5 साल पहले लागू की गई, वह संसद में एक बार भी चर्चा के लिए लाई नहीं गई। तो वह सरकार के द्वारा, सरकार के आदेश से लागू की गई नीति है। उसको राष्ट्रीय कहना ही गलत होगा, क्योंकि उसमें भागीदारी नहीं हुई है राज्यों की। और शिक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए एक मंच पहले से मौजूद था, उसे केब कहते थे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें सारे राज्यों के प्रतिनिधि रहा करते थे। और कोई भी शिक्षा से संबंधित ऐसी बातचीत जिसका असर देश के हर हिस्से पर पड़ने वाला है, वह उस मंच पर उसकी चर्चा होती थी, ताकि सारे राज्यों का विचार उसमें आ जाए। यह याद रखने की ज़रूरत है कि भारत एक संघीय गणराज्य है, कि वह राज्यों का संघ है, और उसमें जो संघीय सरकार है वो कोई मालिक नहीं है बाकी राज्यों की, और बाकी राज्य कोई मनसब नहीं चला रहे हैं। तो कोई बादशाह नहीं बैठा है जिसने मनसब दे दी है। हर राज्य की अपनी स्वायत्तता है, और वह स्वायत्तता कुछ मामलों में है जिनको आप राज्य के मामले कहते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची में है राज्य और केंद्र, और यह जिन इंदिरा गांधी की बहुत आलोचना होती रही है, जिनके आपातकाल में किए गए कानूनी संशोधनों की आलोचना होती रही है। यह बहुत दिलचस्प है कि आप इंदिरा गांधी की आलोचना लगातार करते हैं, लेकिन शिक्षा को जो समवर्ती सूची में वे लाई, आपने उसको उल्टा नहीं, यानी उसके पहले शिक्षा राज्य के हवाले थी। और क्यों राज्य के हवाले थी, यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का एक बहुत गहरा संबंध संस्कृति से है। तो आपकी जो भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति है, और आपकी जो भाषिक स्थिति है, उसके बारे में निर्णय करने की ज़्यादा पात्रता, ज़्यादा काबिलियत जाहिर है राज्य में होगी। राज्य से दूर बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए लोग उसके लिए नीति बनाएंगे, यह किसी भी ढंग से उचित नहीं है। यह सोचकर ही संविधान निर्माताओं ने उसके बाद शिक्षा को राज्य की सूची में डाला था। जैसे कृषि राज्य की सूची में थी, उसी तरह शिक्षा का राज्य की सूची में थी, उसको हटा के समवर्ती सूची में डाला, लेकिन फिर भी वो समवर्ती सूची में है।
इसका अर्थ यह है कि राज्य का जो विचार होगा वह उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना संघीय सरकार का विचार होगा। तो फिर आप जब एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि संसद में उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है? संसद ने उस पर विचार विमर्श नहीं किया जिससे पूरे देश की राय उसमें आती, या क्यों कैबिनेट की एक राय से पारित हो गया, कार्यपालिका, एक तरह से कार्यपालिका की राय से? पहली आपत्ति तो यह है जो सैद्धांतिक है। इसलिए मसला सिर्फ 3 भाषाओं की नीति का नहीं है, मसला पूरी शिक्षा नीति का है, और 3 भाषा की नीति उसका अंग है। अब अगर आप पूरी शिक्षा नीति को ध्यान से देखेंगे तो उसका वैचारिक आधार क्या है? उसका वैचारिक आधार एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। बार बार उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाती है, और उसको पढ़ने से यह पता चल जाता है कि यह दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को दूसरे शब्दों में पेश करने का प्रयास है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो शुरू से उत्तर भारत केंद्रित जो राष्ट्रवाद है उस राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा रहा है जी, है ना, और उसकी एक स्वायत्तता रही है। यह पृष्ठभूमि ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि यह एक बिना मतलब की जिद तमिलनाडु ने बांध ली है। मसला वो नहीं है। जो बड़ी पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रखिए। वो बड़ी पृष्ठभूमि है कि यह जो भाषा नीति लागू करने पर जोर दे रही है कि संघीय सरकार, यह दरअसल शिक्षा नीति का अंग है, जिस शिक्षा नीति को मानने से तमिलनाडु इनकार कर रहा है, क्योंकि उनकी राय ली ही नहीं गई है उसमें। अपूर्वानंद जी, मैं भी इसको लेकर बहुत सारे प्रचार, बहुत सारे ट्वीट्स देख रहा था जिसमें बहुत सारे लोग बहुत आसान तरीके से इसको लिख रहे थे। हालांकि आसानी के कुछ ऐसा भी लग रहा था कि शायद कुछ मूर्खताएं भी इसमें शामिल हों। आसान भाषा में लिख रहे थे कि जब केंद्र सरकार की नीति को मानना ही नहीं है तो फिर केंद्र सरकार आपको पैसा क्यों दे। एक तो मोटा मोटा नुक्ता ये निकल कर आ रहा था उस बातचीत में। दूसरा बात ये निकल कर आ रही थी कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, बताइए राष्ट्रभाषा को नहीं मानेंगे तो ये किसको मानेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें थी। हालांकि इस सादेपन, इनके एक आसानी के पीछे बहुत बड़ी मूर्खताएं भी है। मैं चाहूँगा कि इसका क्या जवाब है कि जब संघीय सरकार जो है अगर उसकी नीति को नहीं मानेंगे राज्य, तो फिर वो उनको पैसा क्यों देगी? संघीय सरकार कोई नीति क्यों बनाती है और कैसे बनाती है, और संघीय सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? तमिलनाडु ये बहुत दिनों से कह रहा है कि हमारा जो टैक्स जाता है संघीय सरकार के पास, उसके अनुपात में बहुत कम पैसा तमिलनाडु को आता है। बिहार, उत्तर प्रदेश जो देते हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा जाता है आनुपातिक रूप से। तो और यह सवाल उन्होंने किया कि तो कल हम ये कहना शुरू कर दें कि हम अपने टैक्स का हिस्सा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। अगर आप यह तर्क ले रहे हैं कि ये मेरा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है, जब तमिलनाडु ने यह बात कही थी तो लोगों ने कहा कि ये कितनी क्षुद्रता है, तमिलनाडु ऐसा कैसे कह सकता है बिहार, उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि देश का हर कोई अपना है और मदद करना हर किसी का फर्ज है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो और इसको एक दूसरे ढंग से भी आप देखिए कि पिछले दिनों इस देश में पिछले 10 साल में जो बड़ी प्राकृतिक विपदाएं आई हैं, उन प्राकृतिक विपदाओं में वह तमिलनाडु में हो या केरला में हो या ऐसी जगहों पर कर्नाटक में हो, केंद्र संघीय सरकार ने उसमें पैसा देने से काफ़ी हीला हवाला किया है। पैसा देने में काफ़ी हिचकिचाहट और बहुत कम पैसा दिया है। जबकि अगर वो गुजरात में आए, अगर वो उत्तर प्रदेश में हो या कहीं हो, तो तुरंत दिल खोल कर वो पैसा देते हैं। तो यह भेदभाव बहुत स्पष्ट है, और इसलिए अगर तमिलनाडु ये शिकायत करता है तो ये शिकायत गैर वाजिब नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संघीय सरकार की नीति नहीं मानेंगे तो वो पैसा नहीं देगा, वो एकदम लचर आधार पर खड़े हैं, क्योंकि यह तरीका एक संघीय गणराज्य को चलाने का नहीं है। सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, यह बात सिरे से गलत है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में भाषाओं का जो अंश है आप उसको पढ़िए, हिंदी को कहीं भी राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने की बात हुई,
लेकिन उसमें वह एकमात्र सरकारी कामकाज की भाषा नहीं होगी, उसके साथ वह अंग्रेजी के साथ रहेगी। और इसका भी विरोध तमिलनाडु में हुआ और दूसरी जगहों पर हुआ, जब 60 के दशक में 1965 के आसपास यह कहा गया कि हो गया, अब हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा बना दिया जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। आप यह भी ध्यान रखिए कि तमिलनाडु में उसी समय विरोध नहीं हुआ था, बल्कि तमिलनाडु में आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जी उस समय राजा राजगोपालाचारी जी जो तमिली थे, उन्होंने यह नीति लागू करने की बात की थी, जिस पर भारी आंदोलन हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को इसे वापस लेना पड़ा। 1965 में भारी आंदोलन हुआ, लोग मारे गए और फिर एक राय बनी कि नहीं, अंग्रेजी भी जारी रहेगी। ठीक है, तो फिर यह कहना कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, यह सिरे से गलत है, क्योंकि संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहीं नहीं कहा गया है। हिंदी का दर्जा लगभग वही है जो दर्जा किसी भी दूसरी भाषा का है। यह समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। जैसे आपने 1930 के दशक की बात की, जब तमिल पूरा मूवमेंट हुआ, तमिल लैंग्वेज के लिए मूवमेंट हुआ, और जो हिंदी जब वहाँ पर थोपी जा रही हिंदी थी, के विरोध में जब मूवमेंट हुआ, 1946 पर हम आते हैं, और 1947, 1948, 1949, ये 3 या 4 साल ऐसे हैं जब लगातार संविधान में भी बहस चल रही है। और बहुत सारे मैं आर.वी. धुलेकर को याद करना चाहूँगा। उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, काम का, और संविधान भी हिंदी में ही लिखा जाए। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने कहा कि उस सदन में ही खड़े होकर कहा कि जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसका भी विरोध हुआ। तो आपको नहीं लगता कि जो एक हिंदी राष्ट्रवाद के बीज हैं वो बहुत पहले से मौजूद है? हालांकि एक धड़ा दूसरा भी था, जिसमें नेहरू जैसे लोग भी थे, जिन्होंने 1965 तक उस समय अंग्रेजी को ही जो कार्यवाहक भाषा था उसका दर्जा दिया और कहा कि कामकाज अंग्रेजी में ही चले, और संविधान का जो ड्राफ्ट था वो भी अंग्रेजी में ही आया। ऐसे लोग भी थे जो इस चीज़ को समझ रहे थे। लेकिन आपको लगता कि एक बीज उधर से ही पड़ गया था? और आप देखिए फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों ने तो इसको मुद्दा ही बनाया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये जो अभी बीजेपी कर रही है, जो नारा भी है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब 1951 में जब जनसंघ बना, तो उसी समय से ही उनका ये मुद्दा रहा है, और अब इसको लागू भी करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसको दो तरह से देखने की ज़रूरत है। वो ये है कि जब उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चल रहा था, उसमें हिंदी का उपयोग एक दूसरे ढंग का था। हम अब और पीछे के इतिहास में नहीं जा रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बनी। दक्षिण भारत में बहुत सारे हिंदी के प्रचारक बने। राजा राजगोपालाचारी जैसे लोग हिंदी के प्रचारक हुए और बाकी लोग भी हुए। गांधी खुद गैर हिंदी भाषी थे, लेकिन वो हिंदी के प्रचार में लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हिंदी के माध्यम से शायद हम एक सूत्र, लोग एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। और उस समय हिंदी की स्वीकार्यता आप देखते हैं बहुत है। मुझे अभी तक कर्नाटक के बहुत बड़े रंगकर्मी, जो हिंदी के सबसे बड़े रंगकर्मियों में से एक हुए, बाबा कानंत, उनसे हुई एक चर्चा याद है। जैसे हम आज एक इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने उनका एक इंटरव्यू आज से तकरीबन 40 साल पहले किया था। उस इंटरव्यू में विवेकानंद ने मुझसे कहा था कि एक समय था जब हिंदी प्रचार बहुत ही ग्लैमरस चीज़ हुआ करती थी, और हिंदी प्रचारकों के साथ लड़कियां भाग जाया करती थी, ये उन्होंने कहा था। और वे भी हिंदी सीखने, सोचिए, वो कर्नाटक से बनारस गए थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ उन्होंने PhD करना तय किया था। तो एक वह दौर था जिसमें हिंदी की स्वीकार्यता बहुत थी। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्र राज्य बनने की बात आने लगी, तो जाहिर है आशंकाएं उभरने लगी, क्योंकि राष्ट्र राज्य बनने में यह राष्ट्र राज्य कैसे चलेगा, ठीक है। और राष्ट्र राज्य में हमेशा आप जब जनतंत्र के माध्यम से चलाते हैं तो आप बहुमत निर्माण करते हैं, फिर वो बहुमत कैसे बनेगा, वो बहुमत किन लोगों का होगा। तो क्या बहुमत की बात चलने लगेगी? बहुमत मैं कह रहा हूं बहुसंख्या। तो अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड
यहाँ तक कि पंजाब और दिल्ली के उन लोगों ने जो अपने घर में, अपने सड़क पर, अपने दोस्तों से इस खड़ी बोली हिंदी में बात नहीं करते हैं, वे अगर लिखवाने लगे कि उनकी मातृभाषा हिंदी है, तो बहुसंख्यक इनकी बन जाएगी। बिल्कुल। आप ये जानते हैं कि आज़ादी के समय बहुत सारे लोगों ने जो भी हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे, पंजाब के और दिल्ली के, उर्दू जानते थे, लेकिन उन्होंने लिखवाया कि हिंदी। तो ये दरअसल एक हिंदी राष्ट्रवाद था, जो हिंदू राष्ट्रवाद का सगा आप कह सकते हैं उसको, या हिंदू राष्ट्रवाद का दूसरा नाम है। तो बहुत स्पष्ट रूप ये स्पष्ट था कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में इसको लेकर आशंका पैदा हो, ठीक है ना, और तमिलनाडु में इसको लेकर घोर विरोध हुआ और उसने हिंदी राष्ट्रवाद को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से 30 के दशक में भी, 40 के दशक में भी, 60 के दशक में भी तमिलनाडु की बात माननी पड़ी। जी, अब हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं तो एक ट्राई लैंग्वेज फार्मूला की बात हुई, जिसमें 3 भाषा सीखने की बात हुई और उसमें ये कहा गया कि जो गैर हिंदी भाषी सूबे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी सीखेंगे और उसमें फिर जो दूसरे हिंदी भाषी सूबे हैं वो दूसरी भारतीय भाषाओं को सीखेंगे। लेकिन इस बात में आपको कितना दम लगता है? और मैं इस बात का इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इस समय मैं योगेंद्र यादव जी का एक लेख पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उसमें ट्राई लैंग्वेज फार्मूला है, ये गलत नहीं है और तमिलनाडु को इसको विरोध नहीं करना चाहिए। क्या तमिलनाडु की जो इस समय विरोध कर रहा है, क्या उसका विरोध सही है? योगेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि उसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि यही एक बात सही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। देखिए, हमें यह समझना चाहिए कि यह त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला, यह फॉर्मूला आया 60 के दशक में शुरू में, और यह जब भाषा नीति, शिक्षा में भाषा नीति बन रही थी, तब इस पर विचार विमर्श हुआ कि किस तरह भाषाओं की शिक्षा स्कूलों में नियोजित की जाए। जी, अब इसमें 2 बात थी। एक, यह ध्यान रखिए, यह आज़ादी 1947 के बहुत करीब है, ठीक है। उस वक्त जो शब्द बहुत लोकप्रिय था वो राष्ट्रीय एकता था, नेशनल, अंग्रेजी में नेशनल इंटीग्रेशन। जवाहरलाल नेहरू भी इस बात को लेकर बहुत सचेत थे कि विभेदकारी शक्तियां तक शक्तिशाली ना हो जाएं। अंग्रेजी में वो कहते थे फिसिफेरस टेंडेंसीज। ओके, तो राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण थी। राष्ट्र बनाने का काम वह कैसे होगा? माना गया जो आज़ादी के आंदोलन की विरासत थी कि शायद हिंदी यह काम कर सकती है, तो यह प्रस्तावित किया गया त्रिभाषा सूत्र, जिसमें कहा गया कि एक तो आप स्थानीय भाषा सीखें, एक हिंदी सीखें और एक कोई दूसरी भाषा सीखें या अंग्रेजी सीखें। लेकिन तमिलनाडु ने इसका विरोध किया, ठीक, क्योंकि इसके रास्ते आप हिंदी को एक अनिवार्य भाषा बनाने जा रहे थे। जी, ठीक। और फिर 1967-68 के आसपास एक समझौता हुआ जिसमें सारे राज्यों के लोग बैठे, फिर केब में मीट की बैठक हुई और यह नीति बनी कि तमिलनाडु को इसका अधिकार दिया गया कि वो त्रिभाषा की जगह 2 भाषा चलाए। तमिलनाडु का तर्क यह था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदी आपको अपने क्षेत्र से बाहर संपर्क बनाने का माध्यम हो सकती है, तो उनका कहना था कि अंग्रेजी सिर्फ तमिलनाडु के बाहर भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से संपर्क बनाएगी। तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प तर्क दिया कि मान लीजिए दीवार में बिल्ली के बच्चे हैं, जो एक न्यूटन वाला किस्सा है वो उन्होंने कहा कि बिल्ली के बच्चों को घर में आना है और एक बिल्ली को घर में आना है, तो मैं 1 छेद करूं या 2 छेद करूं? अगर 1 छेद करता हूं तो उससे तीनों ही आ जाएंगे। आप 2 छेद क्यों करना चाह रहे हैं? यानी अंग्रेजी हम सीखेंगे तो हम भारत से भी संपर्क में रहेंगे, दुनिया से भी संपर्क में रहेंगे। तो तमिलनाडु का यह तर्क बहुत स्पष्ट था कि हम 2 भाषाएं सिखाएंगे, ठीक से सिखाएंगे। ठीक। अब त्रिभाषा सूत्र बाकी देश में लागू हुआ, उसका हश्र क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आपने त्रिभाषा सूत्र से पढ़ाई की है कि नहीं? हम लोगों ने त्रिभाषा सूत्र से पढ़ाई की है जी। उसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों ने क्या किया, जिनको हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, बिहार जहां मैं पढ़ा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह त्रिभाषा सूत्र में, जैसा मैंने कहा, एक उद्देश्य उसका था राष्ट्रीय एकता। तो कल्पना क्या की गई थी कि आप अपनी भाषा,
अपने इलाके की भाषा, एक कोई और भाषा, और एक कोई भारतीय भाषा आप सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे और कोई एक भारतीय भाषा सीखेंगे। लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 70 साल का, इन सारे राज्यों ने तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को लागू कर दिया। जी। अब संस्कृत हमारी रोजमर्रा की भाषा तो नहीं थी, नहीं थी। तो त्रिभाषा सूत्र तो वैसी भाषाओं के लिए था ना जो कामकाज में आने वाली भाषाएं, आपने उसकी जगह संस्कृत को डाल दिया। जी। और संस्कृत भी जिस तरह पढ़ाई गई हम सब लोगों को पता है। संस्कृत इसलिए लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि उसमें नंबर ज़्यादा आते थे, सीखना उसमें भी मकसद नहीं था। तो वरना अब तक अगर वह मकसद होता तो हम सारे लोग संस्कृत अच्छे ढंग से सीख चुके होते, क्योंकि 5-6 साल पढ़ते हैं स्कूल में। और न तो उत्तर प्रदेश, न बिहार, न मध्य प्रदेश, न राजस्थान, कहीं भी मलयालम नहीं, तमिल नहीं, खासी नहीं, ओहमिया नहीं, बांग्ला नहीं, मराठी नहीं, पंजाबी नहीं। जी। फिर क्या हुआ त्रिभाषा सूत्र? त्रिभाषा सूत्र को धोखा किसने दिया? धोखाधड़ी किसने की? हिंदी भाषी इलाकों ने की। जी। तो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कौन गया? हिंदी भाषी क्षेत्र गए, जिनको दूसरे इलाकों की कोई परवाह नहीं है। वो क्या मानते हैं? बाकी सबका कर्तव्य है हिंदी सीखना, हम कुछ नहीं सीखेंगे। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि आप कर्नाटक चले जाएं, आप तमिलनाडु चले जाएं, आप केरल चले जाएं, आप पाएंगे कि वहां का एक औसत व्यक्ति आमतौर पर 3 भाषाएं जानता है, 3 या 4। दक्षिण भारत की वो 2 भाषाएं जानता होगा, हिंदी भी काम चलाओ वो जानता है, अंग्रेजी भी जानता है ना? हिंदी इलाकों में आप चले जाएं, वे मुश्किल से सिर्फ हिंदी जानते हैं, हिंदी भी ठीक से नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी की परीक्षा में लाखों बच्चे फेल करते रहे। तो फिर ये जो हम झूठी राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, वह उसको धोखा कौन दे रहा है? उसको धोखा तो हिंदी भाषी क्षेत्र दे रहे हैं ना, जिनकी कोई रुचि नहीं है भारत के दूसरे इलाकों में, दूसरी संस्कृतियों में। वो उनका मजाक उड़ाते हैं, और लेकिन वो कहते हैं कि हिंदी पटरानी है, सबको हिंदी को सिंहासन पर बैठा के रखना चाहिए। क्यों? अच्छा, इसमें एक बात और है अपूर्वानंद जी, ये हमने थोड़ा इतिहास से बातचीत की, लेकिन मौके के ऊपर अगर हम बात करें तो मौके पे जो हुकूमत है बीजेपी की, एक पॉपुलर नारा भी है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी का वो फैलाव भी करना चाहती है, हिंदी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना भी चाहती है, और उसको राष्ट्रभाषा जैसा भी बनाने की उनका सपना रहा, उनका राजनीतिक नारा भी रहा है। तो इससे दिक्कत क्या है? और दूसरा बात ये कि लेकिन वो लोग ये भी बोल देते हैं कि नहीं नहीं, हम सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो मौके पे हुकूमत है वो भारत की बाकी भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ा रही है, या फिर सिर्फ वो हिंदी को ही फैला रही है? देखिए, भाषाओं को बढ़ाने से हमारी मुराद क्या है? जी। हम जब इस तरह की बात करते हैं, हम एक संकीर्णता में फंस जाते हैं। जी। भाषा का इस्तेमाल कोई भी किसी न किसी आवश्यकता के कारण करता है। जी। आप अपने घर में हरियाणवी बोलते होंगे, आसपास हरियाणवी बोलते होंगे, आप मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं। आप किसी कनाडा के व्यक्ति से या किसी और से अंग्रेजी में बात करेंगे, या किसी तमिल से ही अंग्रेजी में बात करेंगे। तो आप आवश्यकता अनुसार भाषा सीखते हैं। बहुत सारे लोग भारत में स्पेनिश सीख रहे हैं। आजकल भारत में चीनी सीखने का रिवाज काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि चीनी भाषा अगर आप सीखेंगे तो विश्व में जो अभी आर्थिक कार्य व्यापार है, उस आर्थिक कार्य व्यापार में चीनी भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है जी। तो बल्कि कई बार वो अंग्रेजी से ज़्यादा मालूम पड़ता है। तो चीनी भाषाएं सीखने के लिए लोग कोचिंग कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत लोग स्पेनिश सीखते हैं। तो भाषा दरअसल आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल की जाती है, और हमारे पास एक से अधिक भाषा होती है या होनी चाहिए जिनका हम वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ हिंदी भाषा नहीं रह गई है, हिंदी दरअसल एक विचारधारा बन गई है। जी। और वह विचारधारा हिंदुत्ववादी राजनीति की विचारधारा है। जी। हिंदी का मतलब क्या है? जो लोग हिंदी बोल की बात करते हैं वो साथ साथ ये भी कहते हैं हिंदी से ये सारे शब्द निकालो, हिंदी को शुद्ध करो।
तो दरअसल आप ये देखेंगे यह शुद्ध करने वाली राजनीति है। अब हिंदी को शुद्ध करो तो किन शब्दों को निकालो? उर्दू के शब्दों को निकालो, विदेशी को निकालो। उसी तरह राष्ट्र को शुद्ध करो। राष्ट्र कैसे शुद्ध होगा? मुसलमानों को निकालो, बाहर के लोगों को निकालो, तब राष्ट्र शुद्ध हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी सिर्फ एक भाषा यहाँ नहीं रह गई है, वो एक पूरी विचारधारा बन गई है। और यह विचारधारा एक ऐसी राष्ट्रवादी राजनीति की है जो शुद्धता पर आधारित है। वो एक शुद्ध राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है जिसमें कोई मिलावट ना हो, है ना जी, कोई घालमेल ना हो। तो घालमेल नहीं, मिलावट ना हो, किसी भी तरह का मिश्रण ना हो, वो यह देखना चाह रहा है। तो यह जो कहते हैं लोग कि हम सारी भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा कोई सरकार कैसे देती है? उसकी जांच होती है बजट में। बजट में आपने किस भाषा पर कितना पैसा लगाया। अच्छा, भाषा से मुझे क्या भाषा और मेरा क्या रिश्ता है? एक तो भावनात्मक रिश्ता है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो भावनात्मक रिश्ता क्या है उसकी भी हम जरा जांच करें। क्या मैं हिंदी को अपने सीने से लगाए रखता हूं? किसी भी हालत में मैं हिंदी ही बोलूंगा, ऐसा तो मैं नहीं करता। जरूरत पड़ने पर मैं टूटी फूटी पंजाबी भी बोलने की कोशिश करता हूं, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, मैं कुछ और सीखने की कोशिश करता हूं। तो एक मान लिया भावनात्मक रिश्ता है, ठीक, लेकिन दूसरा उसका मेरी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो जब भाषा को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो दरअसल आप ये कह रहे हैं इस भाषा में इतनी नौकरी दी जाएगी, इस भाषा में इतना रोजगार दिया जाएगा, तो हिंदी के इतने अध्यापक बहाल किए जाएंगे। हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं उत्तर पूर्व के लोग? मणिपुर के लोग क्यों हिंदी पढ़ते हैं? नागालैंड के लोग क्यों हिंदी पढ़ते हैं? क्योंकि नागालैंड में हिंदी अध्यापक बहाल होते हैं, मणिपुर में हिंदी अध्यापक बहाल होते हैं। अगर वो ना हो तो वो हिंदी ना पढ़े, बहुत साफ बात है, ठीक है। मैं ऐसे अपने बहुत सारे छात्रों को जानता हूं जो वहां जाकर अध्यापन कर रहे हैं, स्कूल में दूसरी जगह। तो आप हिंदी अध्यापन के लिए तो जगह निकालते हैं जी, उस पर तो पैसा दे रहे हैं। उत्तर पूर्व में अभी कुछ 2-3 साल पहले गृह मंत्री गए, उन्होंने कहा हिंदी भारत की भाषा है और वो उत्तर पूर्व की संपर्क भाषा बनेगी। इसको लेकर भारी विरोध हुआ, 2022 की बात मैं कर रहा हूं, और उन्होंने कहा कि यहां हजारों शिक्षक हिंदी बहाल किए जाएंगे। तो बहुत भारी विरोध हुआ उसका। क्या ऐसा ऐलान उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर मलयालम के शिक्षकों के लिए किया है कि यहां मलयालम के शिक्षक बहाल किए जाएंगे जी, यहां तमिल के शिक्षक बहाल किए जाएंगे जी? तो एक बड़ा काम सांसारिक सा मामला है। तो जो लोग हिंदी, भावना, राष्ट्र आदि की बात करते हैं वो इसको छिपा जाते हैं कि मामला दरअसल रोजगार का है ना। आपको हिंदी से प्रेम वगैरह नहीं है, आप दरअसल हिंदी में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाना चाह रहे हैं, और वो रोजगार तो बजट से तय होगा। उस बजट में जो पैसा आ रहा है वो पूरे भारत के करदाताओं का पैसा है। तो तमिलनाडु के करदाता का पैसा का इस्तेमाल हो रहा है हिंदी को बढ़ाने में, हिंदी में रोजगार पैदा करने में। और उदाहरण ले लीजिए, भारत के गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को लिखा कि दुनिया में जितने भी दूतावास हैं, जितने भी विभाग हैं दूसरे देशों में, वहाँ हिंदी कामकाज को बढ़ावा दिया जाए जी, यानी वहाँ भी नौकरी हिंदी की बढ़ेगी। तो क्या जो भारतीय बाहर रहते हैं वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं? तमिल, मलयालम, बांग्ला, मराठी बोलने वाले भी, लेकिन आप बहालियां हिंदी कर रहे हैं जी, तो हम क्या माने? तो ये सीधा इस धोखे को पहचानने की जरूरत है कि आप दरअसल एक भावनात्मक टट्टी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उस भावनात्मक टट्टी के पीछे आप अपनी रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, और वह आप दूसरी भाषाओं को नहीं दे रहे हैं। बजट का क्या एलोकेशन है इसको देख लेने की जरूरत है। इससे बहुत साफ है। कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बनना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की भाषा। क्यों होना चाहिए? कोई भी पूछेगा क्यों होना चाहिए हिंदी को, क्यों उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाने चाहिए? पूछेंगे ना तमिल वाले, बिल्कुल, मलयालम वाले, ऐसे क्या खास बात है? तो हिंदी सिर्फ संख्या का बल लेकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाह रही है, जो दरअसल बहुसंख्यकवादी राजनीति का मूल सिद्धांत है। और इसको तमिलनाडु इनकार कर रहा है मानने से, या केरला इनकार करेगा, या दूसरे राज्य इनकार करेंगे, और वो गलत नहीं होंगे।
हम इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। आखिरी पड़ाव ये कि ऐसे लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है, और उसमें भी वो हिंदी के पैरोकार बनकर और तमिलनाडु को सीख दे रहे हैं, क्या उनके पास कोई नैतिक अधिकार है? और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की इस मंशा के ऊपर आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो तो अच्छा, जैसे लिखा भी, मैंने एक लाइन का पहले भी जिक्र किया गया जिसमें लिखा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में तमाम बातें गलत हो सकती हैं लेकिन ये बात सही है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला वाली। तो तमिलनाडु को जो सीख दी जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, आप सीख उसे दें जो कमज़ोर हो आपसे, है ना, आप उसे सीख दें। तमिलनाडु में हिंदी सीखने वालों की संख्या कम नहीं है। जो हिंदी की दूसरी परीक्षाएं होती हैं, प्रभाकर और आदि आदि, उन परीक्षाओं में तमिलनाडु में काफ़ी लोग बैठते हैं। तो हिंदी के प्रति कोई विरोध नहीं है ना, लोग बैठ रहे हैं वहाँ। लेकिन आप एक नीति लागू करना चाह रहे हैं और वो गलत ढंग से लागू करना चाह रहे हैं। तो अगर आप सैद्धांतिक रूप से गलत हैं तो आप ये ना कहें नहीं नहीं ये वाला काम तो मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक। दूसरे कि आपके पूरे कामकाज से यह प्रकट होता है कि आप दरअसल धोखाधड़ी से कुछ काम करते रहते हैं हमेशा। आप चोरी छिपे काम कर लेना चाहते हैं। तो आप ऐलान तो कुछ और करते हैं लेकिन कर कुछ और देते हैं। इसलिए हमेशा ही मुझे आपकी मंशा पर शक होगा, क्योंकि आपकी राजनीति ठीक नहीं है। आपकी राजनीति हिंदीवादी, हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति है। यह उत्तर भारत केंद्रित राष्ट्रवाद की राजनीति है। इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। अभी चुनाव, ये जो हमारे चुनाव होते हैं और चुनाव क्षेत्र बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनके डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। तमिलनाडु ने उसका भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि आप करेंगे ये कि संख्या के आधार पर आप बढ़ा देंगे सीटों की संख्या उत्तर भारत में। अब गृह मंत्री कह रहे हैं नहीं नहीं वो संख्या उतनी ही रहेगी जितनी थी। अरे वह तो रहेगी, लेकिन आनुपातिक रूप से आपकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर मामले में, हर सूचकांक पर जो राज्य पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, जो प्रशासन के मामले में पिछड़े, आप ये भी ध्यान रखिए कि तमिलनाडु पारंपरिक रूप से प्रशासन के मामले में हमेशा इन सारे राज्यों से बहुत आगे रहा है। हमेशा। यह बात तकरीबन 90-100 साल की है। वह हमेशा गवर्नेंस जिसको आप कहते हैं, उसमें उसके जितने भी सूचकांक होंगे उनमें उत्तर भारत से वो बहुत 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 आगे रहा है। फिर आप उसको सीख किस आधार पर दे रहे हैं भाई? उसने द्विभाषा फॉर्मूला लागू किया, लेकिन क्या द्विभाषा फॉर्मूला लागू करने से उसमें किसी तरह की भारतीयता की कमी हो गई? क्या ऐसा कुछ प्रकट हुआ है अभी तक? क्या उसके लोग भाषाई रूप से आपसे कम सक्षम हैं? कोई भी जांच कर लीजिए जी। तो अगर आप ये सारी जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा तमिलनाडु आपसे काफी आगे है। ठीक। नौकरी लेने तमिलनाडु के लोग बिहार नहीं आते हैं। बिहार के लोग जाते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु और बाकी जगह पर। तो पहले हम देखें कि आपकी भाषा खुद आपको काम नहीं दे पा रही है, जो भाषा हिंदी है ना, और आप जा रहे हैं उन जगहों पर और उनको कह रहे हैं तुम मेरी भाषा सीखो, जबकि हिंदी भाषियों को तमिल सीखने की आवश्यकता है, हिंदी भाषियों को कन्नड़ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको ज्यादा काम वहां मिल रहा है जी ना। तो उनसे कहा जाना चाहिए कि भाई तुम ये सीख लो, क्योंकि तुम तो कल जाओगे वहीं नौकरी करने, तुम्हारे राज्यों में तो नौकरी मिलने वाली नहीं है तुमको जी। इसमें एक अपूर्वानंद जी ये भी बात बताइए, क्योंकि मैं तमिलनाडु के सीएम का स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो हिंदी है वो यूपी बिहार की भी कभी इस इलाके की भी भाषा नहीं रही, बल्कि इस इलाके की जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उनको 25 भाषाओं का जिक्र किया कि उनको खा गई। और हम भी कई बार सुनते हैं मैथिल और अवधी और ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं हिंदी ने नुकसान पहुंचाया है। और मेरी अभी पंजाबी के एक ऐसे आदमी से बात हो रही थी जो 60s और 70s में जो मूवमेंट चल रहा था, उस समय वो
नौजवान थे और सोना सिंह उनका नाम है, और वो कह रहे थे कि उन्होंने पूछा कि किन का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं एक हिंदी के प्रोफेसर का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो बोले कि हिंदी का प्रोफेसर तो हमारी बात समझेगा ही नहीं। मैं क्या, चलो हम कोशिश करेंगे उनसे सवाल लेने की। तो उन्होंने कहा कि उनसे ये पूछिएगा कि क्या हिंदी जितनी बड़ी हिंदी को भाषा बताया जा रहा है पूरे भारत की, क्या वो सच में ही वो एक नेटिव तौर पर वो किन्हीं की भाषा भी है, या फिर बहुत सारी भाषाओं को ख़त्म करके एक जुगाड़ बना दिया गया है? देखिए, भाषाओं के बनने ख़त्म होने की कहानी बहुत दिलचस्प है। दर्दनाक भी है लेकिन दिलचस्प भी है। कोई भाषा क्यों भाषा बन जाती है, दूसरी भाषा क्यों पीछे चली जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी के धीरे धीरे विस्तार पाने की, उस फैलने की कई वजह रही हैं। स्टालिन ने जो बात कही उसमें थोड़ा दम है। उन्होंने ये कहा कि हिंदी खा गई मैथिली को, भोजपुरी को, मगही को, अवधी को, ब्रज को। अब ध्यान रखें कि एक समय ब्रज बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा थी। कविता की सबसे बड़ी भाषा ब्रज को कहा जाता है। अवधि में ही रामचरितमानस की रचना हुई। तो ये भाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण भाषा थी। लेकिन खड़ी बोली हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, यह धीरे धीरे इस इलाके में फैल गई और इस इलाके के लोगों ने उसको स्वीकार भी कर लिया और इस इलाके के लोग उसको कमोबेश समझते भी हैं। लेकिन इस इलाके के सारे लोग इस लिहाज से द्विभाषी हैं क्योंकि उनके घर की भाषा खड़ी बोली हिंदी नहीं है। आप भी खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं, लेकिन आपके घर की भाषा खड़ी बोली हिंदी नहीं है। हरियाणा को हिंदी भाषिक क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन वो हिंदी भाषिक क्षेत्र नहीं है जी, हरियाणवी है। ठीक है, आपका व्याकरण खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण से कई जगह अलग हो जाता है, बहुत सारी जगह अलग हो जाता है ना। उसी तरह भोजपुरी का भी होता है, लिंग व्यवस्था भी अलग होगी, बाकी चीज़ें भी अलग होंगी। तो हालांकि इन इलाकों के लोग मोटा मोटी तौर पर हिंदी समझ जाते हैं, लेकिन जैसे मैं ये जानता हूँ, मैं शाहपुर जाट में रह चुका हूँ 9 साल, कि मैं वहाँ के रहने वालों की भाषा नहीं जानता था, समझता था, सब कुछ नहीं समझ सकता था और उसके चलते गलतफहमियां भी पैदा हुई जी। तो लेकिन हिंदी ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये सब मेरी बोलियां हैं, उपभाषाएं, क्योंकि हिंदी ताकतवर हो गई। सबने लिखवाना शुरू कर दिया फॉर्म में कि हिंदी मेरी मातृभाषा है। हरियाणवी वाले ने भी लिखवा दिया, ब्रज वाले ने भी लिखवा दिया, बाकी ने भी लिखवा दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको एक राजनीतिक संख्या बनानी थी, तो वह राजनीतिक संख्या हिंदी के माध्यम से बनी। तो यह कहना स्टालिन का सही है और बाकी लोगों का भी सही है कि दरअसल हिंदी इतनी भाषाओं के कंधों पर खड़ी है। अगर मैं ये नहीं कहूं लाश पर, क्योंकि वो भाषाएं जिंदा हैं, इनके कंधों पर खड़ी है। अब हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं नागार्जुन, मैथिली के भी सबसे बड़े कवियों में से एक है। मैथिली में वे यात्री नाम से कविता लिखते थे, बैजनाथ मिश्र यात्री। नागार्जुन का एक लेख मुझको याद है, बहुत पहले उन्होंने लिखा था मैथिली और हिंदी के संबंध पर, और उन्होंने कहा था कि हमने तो आपको सचिवालय के अंदर जगह दिलवाई, लेकिन आपने तो हमें घुसने से ही रोक दिया, है ना। फिर उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदी है ये कल की छोकरी है और मैथिली बूढ़ी औरत है, तो ये मैथिली के कमर पे लात मार के उसको बाहर निकाल रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो हिंदी का इतना बड़ा कवि है वो मैथिली की तरफ से क्या बोल रहा है। तो स्टालिन की बात बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदी के बढ़ने में कोई साजिश नहीं थी। ऐतिहास भाषाओं के बनने, कुछ भाषाओं के पीछे चले जाने के ढेर सारे कारण होते हैं और जटिलता होती है, लेकिन उनके बाद में एक सच्चाई तो है ही, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसका नतीजा क्या है कि जो हिंदी की कक्षाओं में आते हैं इन सारे इलाकों के लोग ही, उनके लिए हिंदी सीखना इतना आसान नहीं है। उनको हिंदी सीखना पड़ती है ना, और हिंदी उनके लिए उतनी नहीं जितनी अंग्रेजी, फिर भी हिंदी उनके लिए थोड़ी पराई भाषा है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, लाखों बच्चे हिंदी में फेल कर जाते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में कैसे फेल कर जाते हैं भाई, अगर हिंदी स्वाभाविक भाषा है और पहली भाषा है। तो स्टालिन की बात में दम है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए।
और भाषा विज्ञान में भाषा शास्त्रियों के बीच एक कहावत प्रचलित है। हिंदी वाले कहते हैं नहीं नहीं ये सब तो बोलियां हैं, है ना, मैथिली, ब्रज, ये सब बोलियां हैं, हम भाषा हैं, ठीक। तो यह कहावत यह है कि दरअसल भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा दरअसल उस बोली को कहते हैं जिसके पास थल सेना, जल सेना और वायु सेना होती है। बहुत सीधा सा मामला है। जी। आपके पास जब ताकत आ गई आप भाषा बन गए। इसको और समझिए, भाषा बनने के लिए क्या किसी बोली को कोई परीक्षा पास करनी होती है? आज से 50 साल पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी है? 22 से ज्यादा। 22। तो कहां से कैसे आ गई? बोडो कैसे भाषा हो गई? उसने कोई इम्तहान तो पास नहीं किया। बोडो भाषा इसलिए हुई कि बोडो बोलने वालों की राजनीतिक ताकत बढ़ गई और वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गए और उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो जब जब एक, जिसको आप बोली आज कह रहे हैं, उसको बोलने वाला समुदाय राजनीतिक रूप से इतना ताकतवर हो जाए कि आपको उसे राष्ट्र में जगह देना जरूरी मालूम पड़ने लगे, आप उसे तुरंत 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। जी। तो कोई अतिरिक्त योग्यता किसी भाषा के पास नहीं होती है ना, राजनीतिक ताकत होती है। उस भाषा को बोलने वाले लोग अगर दावा पेश करने लगें तो आप तुरंत उस भाषा को जगह दे देंगे। तो यह मामला, जैसा मैंने कहा कि कोई अतिरिक्त योग्यता का किसी भाषा में दूसरी भाषा के मुकाबले ज़्यादा महान होने का, बड़े होने का कुछ नहीं है। हिंदी का दावा सिर्फ एक है, उसको बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या संख्या ज़्यादा होना आपके गुणवान होने का तर्क हो सकता है? नहीं होगा ना। जी। आपकी संख्या ज़्यादा है इसलिए आप महान हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। जी। तमिल भाषा की परंपरा बहुत पुरानी है, जिस हिंदी की आप बात कर रहे हैं उसके मुकाबले बहुत पुरानी है। तो हिंदी तमिल के सामने फिर खड़ी ही कैसे हो सकती है? जी। तो इसलिए इस तरह की तुलनाएं नहीं की जानी चाहिए जो हिंदी वाले करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ संख्या के बल पर उछल कूद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत हास्यास्पद है और दयनीय भी है। जी। शुक्रिया अपूर्वानंद जी, और हम इस बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। अपूर्वानंद जी ने द वायर पर एक लेख भी लिखा है, वो भी आप पढ़िए, और उस लेख के आखिर में जो कविता लिखी है उसी के साथ मैं इस बातचीत को ख़त्म कर रहा हूँ। धूमिल ने यह लिखा ही था, भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कोर है जो सड़क पर और है, संसद में और है, इसलिए बाहर आ, संसद के अंधेरे से निकलकर सड़क पर आ, भाषा ठीक करने से पहले आदमी को ठीक कर। शुक्रिया।